तो आप देख रहे हैं कि बी डाटा आइटम के ऊपर लॉक एक्स एक्वायर हो गया। लॉक एक्स एक्वायर होने के बाद बी डाटा आइटम ने डाटा को राइट कर लिया। राइट करने के बाद आप देखें कि लॉक जो T4 है वो बी डाटा आइटम के ऊपर लॉक एस को एक्वायर करना चाहती है। तो अब ये अनकम्पेटिबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर, और इस इनकम्पेटिबिलिटी में आपके पास ये डाटा आइटम इसको लॉक एक्वायर करने नहीं देगा और ये इसका वेट करता रहेगा। बट एस लॉक वो ए डाटा आइटम के ऊपर एक्वायर कर लेगा और डाटा को रीड कर लेगा। अब इस सूरत में जब ट्रांजैक्शन T3 उसने लॉक को रिलीज भी नहीं किया, कमिट भी नहीं किया पीछे जो डाटा उसने राइट किया बी के अकॉर्डिंग, और वो लॉक भी उसने रिलीज नहीं किया, उनको अनलॉक नहीं किया डाटा आइटम को, उसके बाद वो लॉक लगा लेता है लॉक ए के ऊपर। तो फिर यहाँ पर अब एस ने लॉक, अब T4 ने लॉक लगाया हुआ है एस के ऊपर। तो यहाँ पर जो ए डाटा आइटम है उसके ऊपर एस लॉक लगाया हुआ है, रीड लॉक लगाया हुआ है। अब रीड लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग T3 जो है वो एक्स लॉक एक्वायर करना चाहती है, तो फिर ये इसके लिए वेट करेगी जब तक ये एस लॉक T4 जो है वो रिलीज नहीं कर लेता ए डाटा आइटम के ऊपर। तो इस तरह ये दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट करती जाएंगी, और उस वेट के दौरान फिर ये एक दूसरे के लिए तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं करवाती ट्रांजैक्शन जब तक कोई भी एक स्पेसिफिक डाटा आइटम के ऊपर कोई एक ट्रांजैक्शन अपना लॉक रिलीज नहीं कर देती। तो इस सूरत में आपके पास डेडलॉक आ जाता है, वेट करना पड़ जाता है एक ट्रांजैक्शन का दूसरी ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो फिर आपके लिए पिटफॉल बन जाता है, एक प्रॉब्लम या ड्रॉबैक बन जाती है। फिर स्टारवेशन क्या चीज़ है? स्टारवेशन ये है कि आपको मैंने जैसे बताया कि एक्स लॉग जो है वो ऐसी स्पेसिफिक डाटा आइटम के लिए एक्वायर किया जाता है जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन टाइम कैरी करने वाली है, जिनमें ऑपरेशन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। अब जब आप किसी एक डाटा आइटम के ऊपर स्पेसिफिकली कोई एक ट्रांजैक्शन एक्स लॉग एक्वायर करना चाहती है तो वो वेट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसी दौरान आपके पास बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शन आ जाती हैं उस स्पेसिफिक डाटा आइटम के ऊपर जो कि एस लॉग कैरी करना चाहती है। अब इस सूरत में आपके पास एक ट्रांजैक्शन इतना वेट में चली जाती है कि बारी बारी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन आके जस्ट रीडिंग के लिए लॉक एक्वायर करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, और इस दौरान आपके पास जो एक्स लॉक कैरी करना है किसी एक ट्रांजैक्शन में वो स्टारवेशन की सूरत में चली जाती है। स्टारवेशन मीन्स कि आपने सिंपली वो इतना एग्जॉट हो जाती है वेट करते करते कि वो रोल बैक हो जाती है, देन फिर दोबारा वो रोल बैक हो जाती है, दोबारा रीस्टार्ट हो जाती है कि चाहे मैंने शायद मुझे कहीं मौका मिल जाए, शायद कोई मुझे एक्स लॉक एक्वायर करने का मौका मिल जाए, नहीं, लेकिन नहीं, उसी दौरान सेम टाइम पे डिफरेंट मल्टीपल ट्रांजैक्शन इतनी आ चुकी होती हैं कि वो बार बार एस लॉक को कैरी करती हैं, एस लॉक को कैरी करती हैं और डाटा को रीड करती जाती हैं। तो इस दौरान फिर आपके पास किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए जो एक्स लॉक एक्वायर करना चाहती है एक स्टारवेशन की सूरत बन जाती है। स्टारवेशन को अगर हम वर्बली एक मीनिंग लें तो ये भूख की हालत है, किसी एक ट्रांजैक्शन को उसकी भूख की हालत में छोड़ देना। मतलब वो इतना तरस जाए कि उसको वो बार बार वो चीज़ एक्वायर करने के लिए वेट करना पड़े, और वेट करने के बाद देन वो रोल बैक हो और देन फिर अपने आप को दोबारा रीस्टार्ट करे, तो वो सिचुएशन उसके लिए गड़बड़ हो जाती है। कंकरेंसी कंट्रोल जो है वो इसी के लिए ड्रॉ किया जाता है, वो मैनेजर्स इसी के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो इन स्टारवेशन से और इन डेडलॉक से किसी भी ट्रांजैक्शन को बचा सकें। इसके बाद हमारे पास टू फेज लॉकिंग सिस्टम आता है। टू फेज लॉकिंग सिस्टम में हमारे पास दो फेजेस होते हैं। एक हमारे पास फेज वन ग्रोइंग फेज है, दूसरा हमारे पास फेज टू श्रिंकिंग फेज है। ग्रोइंग फेज क्या होता है कि हमारे पास ट्रांजैक्शन अपनी तमाम डाटा आइटम्स के ऊपर लॉक एक्वायर कर लेती है, ठीक है, लेकिन इस दौरान फिर ये होता है ग्रोइंग फेज के अंदर कि कोई भी लॉक आपने लॉक एक्वायर कर रहे हैं बार बार, बारी बारी एक ऑर्डर में एक एक डाटा आइटम के ऊपर, बट आप उनसे लॉक रिलीज नहीं करेंगे जब तक आप श्रिंकिंग फेज में नहीं आ जाते। श्रिंकिंग फेज का मतलब क्या है कि वहां पर आप तमाम डाटा आइटम के ऊपर उसी तरह स्टेप बाय स्टेप लॉक्स को जिस तरह पहले हमने एक्वायर किया था अब आप रिलीज करते जाएंगे। फिर इस रिलीजिंग के दौरान श्रिंकिंग फेज के अंदर आप जो है वो कोई भी लॉक कैरी नहीं कर सकते, कोई भी लॉक एक्वायर नहीं कर सकते। आपके पास दो डिफरेंट फेजेस हैं, ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग फेज में आपके पास टोटली टाइम है कि आप अपने लास्ट डाटा आइटम तक सारे के सारे लॉक एक्वायर कर लें, ठीक है, और उसमें कोई भी अनलॉक ना छोड़ें। श्रिंकिंग फेज का काम है कि आपने अगर ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, जो भी ट्रांजैक्शन ने काम करना था, इंस्ट्रक्शन ने ऑपरेट करनी थी, वो उसने कर ली, उसके बाद वो श्रिंकिंग फेज में जब आ जाता है तो बारी बारी उन लॉक को रिलीज करना शुरू कर देता है। उस दौरान फिर आप किसी भी डाटा आइटम को लॉक नहीं कर सकते किसी भी ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक होगी बात? तो ये दो डिफरेंट वे में है, एक दूसरे को प्रोसेस करने में, कंट्रोल करने में मदद देते हैं ताकि
कोई भी कंकरेंटली या कोई भी सीरियलाइजेबल अनसीरियलाइजेबल स्केड्यूल ट्रांजैक्शन जो है वो आकर अटैक करने के बाद किसी दूसरी ट्रांजैक्शन को डैमेज ना कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लॉक पॉइंट। लॉक पॉइंट वो होता है जब ग्रोइंग फेज का आखिरी टाइम होता है, जहां पर वो सबसे लास्ट लॉक एक्वायर कर रहा होता है, वो उसका लॉक पॉइंट होता है। उस लॉक पॉइंट के बाद जब आपके सारे के सारे लॉक एक्वायर हो जाते हैं, देन उसके बाद आपके पास श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल इन सेंटर पॉइंट होता है इन ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज के दरमियान में, जहां पर आपके पास उसके बाद जो है आपके पास तमाम के तमाम लॉक को अनलॉक करना शुरू कर दिया जाता है, तमाम लॉक्स को रिलीज करना शुरू कर दिया जाता है वन बाय वन। अच्छा, इसमें अब आपके पास और भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांज़ैक्शन ऐसी है कि जो कि टू फेज़ लॉकिंग सिस्टम को यूज़ नहीं कर रही है, उसको फ़ॉलो नहीं कर रही है, लेकिन एक और ट्रांज़ैक्शन है जो कि टू फेज़ लॉकिंग सिस्टम को यूज़ कर रही है। तो फिर ऐसे स्केड्यूल में आपके पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो टू फेज़ लॉकिंग सिस्टम को हम मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल स्केड्यूल्स के लिए। जहाँ पर हमारे पास कॉन्फ्लिक्टेड सीरियलाइज़ेबल स्केड्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ दो ट्रांजैक्शंस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही होती हैं, जो हमने पीछे स्टडी किए हैं, रीड राइट राइट रीड और राइट राइट वाले। वो कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं किसी भी एक स्केड्यूल के अंदर, सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, तो वहां पर हम फिर टू फेज लॉकिंग सिस्टम यूज करते हैं। बाकायदा ग्रोइंग फेज में आकर तमाम लॉक्स को एक्वायर करते हैं, एंड देन उसके बाद श्रिंकिंग फेज में जाकर, लॉक पॉइंट के बाद श्रिंकिंग फेज में जाकर तमाम लॉक्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपके पास ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो टू फेज लॉकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती है, और दूसरी ट्रांजैक्शन ऐसी है कि जब वो टू फेज लॉकिंग सिस्टम को एक्वायर करती है, तो इस दौरान जब आपके पास कंकरेंसी हो जाती है और फिर कंकरेंसी होना शुरू हो जाती है इन दो ट्रांजैक्शन के दरमियान, तो फिर इन दो ट्रांजैक्शन के स्केड्यूल्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता, नो सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, फिर हमने दो लॉक्स पढ़ लिए हैं, एस लॉक्स और एक्स लॉक्स, शेयर्ड लॉक्स एंड एक्सक्लूसिव लॉक। अब इनके दरमियान में आपस में कन्वर्जन है। कन्वर्जन क्या होती है, दो टू फेज लॉकिंग सिस्टम में लॉकिंग कन्वर्जन क्या होती है, आपके पास फर्स्ट फेज जो होता है उसमें आपने जैसे पढ़ा कि आप लॉक्स को एक्वायर कर रहे होते हैं। जो शेयर्ड लॉक है डाटा आइटम के ऊपर आप एक्वायर करते हैं, जो एक्स लॉक है वो आप डाटा आइटम के ऊपर एक्वायर करते हैं। फिर देन जब आप एस लॉक को एक्स लॉक में कन्वर्ट करते हैं, मतलब अपग्रेड करते हैं, इट्स मीन कि आप छोटे लॉक से बड़े लॉक की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट लॉक से हाई लॉक की तरफ जा रहे हैं, एस शेयर्ड लॉक से एक्स एक्सक्लूसिव लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो आपका ये कन्वर्जन अपग्रेडिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करता है। यहाँ पर आप अपग्रेडिंग कर रहे हैं। सेकेंड फेज के अंदर आपके पास देखा कि जब श्रिंकिंग फेज होता है, तो आपके सारे के सारे लॉक्स जो हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो एस लॉक्स हैं या एक्स लॉक हैं, और उसमें फिर आप एक्स लॉक को शेयर्ड लॉक के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम डाउन ग्रेडिंग कहते हैं। मीन्स कि आपका जो हाई लॉक है एक्सक्लूसिव लॉक, उससे आप स्मॉल लॉक, लो लॉक के अंदर या एस लॉक शेयर्ड लॉक के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि आप डाउन ग्रेडिंग कर रहे हैं अपनी लॉकिंग सिस्टम की। तो ये हमारी एक कन्वर्जन प्रोटोकॉल है टू फेज लॉकिंग सिस्टम के अंदर, जो कि हमें ये श्योर करता है कि हमारी प्रॉपर सीरियलाइजेबिलिटी परफॉर्म हो किसी भी स्केड्यूल के अंदर। लेकिन ये फिर भी आपके प्रोग्रामर के ऊपर रिलाय करता है कि वो किस तरह से वेरियस लॉकिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है अपने डाटा आइटम के लिए। अच्छा, डेडलॉक को अब हम आगे देख रहे हैं कि हमारे पास डेडलॉक, जैसे अभी आपने एग्जांपल पीछे स्टडी की, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि किस तरह से एक लॉक एक्स जो है वो एक बी डाटा आइटम के ऊपर एक्वायर कर लिया गया है। उसी टाइम पे फिर लॉक एस जो है वो टी फोर एक्वायर करना चाहता है, तो ये इसका वेट करेगा टी थ्री का, जब तक ये बी के ऊपर लॉक एक्स को रिलीज नहीं कर देता। फिर इसी तरह सिमिलरली ए डाटा आइटम के ऊपर टी फोर ने लॉक जो है वो कैरी कर लिया है। तो अब ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। एक किसी का वेट करे तो फिर डेडलॉक नहीं होगा, डेडलॉक तब होगा जब दोनों एक दूसरे का वेट करेंगे। ठीक है। अब इस बी डाटा आइटम के ऊपर लॉक एक्वायर हुआ है, तो एस लॉक जब एक्वायर करेगा टी फोर बी डाटा आइटम के ऊपर, तो वो इसका वेट करेगा। इसी सूरत में इसने ए के ऊपर, ए डाटा आइटम के ऊपर लॉक एक्वायर कर लिया है, लॉक एस। अब ये फिर वेट, अब इसके लिए जो है टी थ्री वेट करेगा एक्स लॉक एक्वायर करने के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आपके पास डेडलॉक अपीयर हो जाता है। फिर डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए, हैंडल करने के लिए, या तो आप दोनों ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देते हैं,
और साथ में ही उनके लॉक्स जो एक्वायर किए गए थे वो भी रिलीज कर देते हैं, ताकि आपका जो डेड लॉक है दोनों एक दूसरे के वेट में लग गए। अब जब वेट करते हुए फिर कोई भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी कंप्लीटली, तो फिर हम इनको रोल बैक ही कर देते हैं या फिर इनके लॉक्स ही रिलीज कर देते हैं। और दूसरा अमल हमारे पास स्टारवेशन का था, जो अभी हमने डिस्कस किया, कि मींस आपके पास डेडलॉक के अंदर जब टू फेज लॉकिंग डज नॉट इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम द डेडलॉक, टू फेज भी जब आपके पास फ्रीडम शो नहीं करती है लॉकिंग सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या चीज होना शुरू हो जाती है, स्टारवेशन आ जाती है, स्टारवेशन की पॉसिबिलिटी बन जाती है। स्टारवेशन मींस कि आपके पास सेम ट्रांजेक्शन रिपीटेडली रोल बैक हो रही है ड्यू टू डेडलॉक, बार बार डेडलॉक आ रहा है, आप किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन को बार बार जो है वो रोल बैक करते जा रहे हैं, बार बार दोबारा रीस्टार्ट करवा रहे हैं, तो उस सूरत में फिर आपके पास एक स्टारवेशन के अकॉर्डिंग सॉरी